नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में जंतर मंतर पर 4 दिनों से देश के पहलवानों के धरने को अब जो है कुछ बहुत समय बीत चुका है और ऐसे में गुरुवार को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहली बार पहलवानों के धरने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनके साथ किसने बात की? मैं 12 घंटे उनके साथ बैठा, उनकी बात सुनी, कमेटी बनाई, हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। इनके कहने पर बबीता फोगाट को कमेटी में शामिल किया गया, हर किसी को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी थाने में कोई भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। पुलिस ने कहा कि प्राथमिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। मोदी सरकार हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ी रही है, हमारे लिए खेल प्राथमिकता है, जिसके साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों ने 23 अप्रैल से दोबारा धरना प्रदर्शन शुरू किया है। आपको बता दें कि धरने में विनेश फोगाट और साक्षी मलिक भी शामिल हैं और इससे पहले जनवरी में पहलवानों ने प्रदर्शन किया था। आरोप है कि 7 महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मध्य दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन अभी तक केस दर्ज नहीं किया गया। फिलहाल कुश्ती संघ के चुनाव पर खेल मंत्रालय ने रोक लगा दी है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। खाप पंचायतों ने भी पहलवानों को समर्थन दिया है। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कल जिस तरीके से बात कर ली जाए, कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है 5-6 दिन धरने होने के बाद वहां जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, खिलाड़ियों से बात की है, जहां पर उन्होंने कहा कि खेल के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अनुराग ठाकुर के केंद्रीय मंत्री की, तो उनकी तरफ से बिल्कुल अब कहीं ना कहीं पहलवानों को लेकर बयान भी सामने आ चुका है और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जो पहले प्रदर्शन किया गया था उसके लिए भी कहीं ना कहीं उन्होंने 12-13 घंटे उनसे बातचीत की थी। यहाँ तक कि कमेटी भी बनाई गई थी और कमेटी के अंदर खुद पहलवानों को भी शामिल किया गया था। मगर यहाँ पर बात करें एफआईआर दर्ज कराने की लेकर, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने के अंदर शिकायत भी दी जा चुकी है ब्रजभूषण के खिलाफ, मगर अभी तक जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं हुई है और उसी को लेकर लगातार अब केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कहीं किसी भी थाने के अंदर आप एफआईआर करा सकते हैं, मगर जो हर पहलू को देखकर जांच की जाएगी। मगर अब जिस तरीके से लगातार लगभग 6 दिन हो चुके हैं और पहलवान जो है वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, जॉइंट शोषण को लेकर, ब्रजभूषण को हटाने को लेकर लगातार कहीं ना कहीं आवाज उठाई जा रही है। मगर आज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनवाई होगी, जिसके अंदर ये देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या दिल्ली पुलिस को क्या अथॉरिटी देते हैं और एफआईआर दर्ज करने के लिए क्या उनके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, या फिर दिल्ली पुलिस को आदेश दिए जा सकते हैं कि महिला शोषण को लेकर जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं उसके अंदर एफआईआर दर्ज की जाए। और यही मांग जो है पहलवानों की तरफ से की जा रही है कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की जाए। जी राजीव, कल जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहलवानों से मिलने पहुंचे, वहीं पहलवानों का कहना है कि खेल मंत्री ने 12 मिनट भी हमसे बात नहीं की और बैठकों में सिर्फ हमें डराया गया है। देखिए, यहाँ पर बात करें अनुराग ठाकुर की, तो अनुराग ठाकुर जो है वो लगातार अब पहलवानों के साथ देखने को मिल रहे हैं और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि पहलवानों के लिए वो बिल्कुल तैयार है और उनकी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के साथ है और कहीं ना कहीं जो उनका प्रदर्शन है वो अपनी जगह पे जायज है। मगर जो भी जांच होगी वो जांच कमेटी के आधार पर होगी और जो पहले भी कमेटी बनाई गई थी उसके अंदर भी पहलवानों को शामिल किया गया था इस कमेटी के अंदर और लगातार कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही थी, ये कमेटी के माध्यम से ही ये स्पष्ट होता नजर आए कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। उसके लिए भी कहीं ना कहीं कमेटी का गठन किया गया था। मगर अब जिस तरीके से पहलवान भी अड़े हुए हैं कि उनके ब्रजभूषण के खिलाफ जो है उनकी कानूनी कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए और जो कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण, जिस तरीके से कुश्ती महासंघ के जो चुनाव है उनको भी रोक दिया गया है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं अब आगे की प्रक्रिया जो है वो कोर्ट के आदेश के बाद ही हो पाएगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से ब्रजभूषण के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सुनवाई होनी है, उसके अंदर भी साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ब्रजभूषण के ऊपर कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़े कदम उठाने के लिए दिल्ली पुलिस को आदेश दिए जा सकते हैं। मगर अब देखना होगा केंद्र सरकार वाकई में ही खिलाड़ियों के साथ है या फिर जो कमेटी बनाकर सिर्फ कोशिश की जा रही है, क्या वो ही कोशिश दोबारा से अपनाई जाएगी, ये जरूर देखना होगा। जी
राजीव, जिस तरीके से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और आज सुनवाई भी होनी है, ऐसे में पहलवानों का क्या कुछ कहना है? पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई को लेकर क्या कुछ कहा है? देखिए, पहलवानों की बात करें तो पहलवान जो है वो पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 महीने पहले भी बैठे थे और उसके बाद में अब दोबारा से वो कह सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ चुके हैं और लगातार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया है। वो लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि ब्रिजभूषण को उसके अध्यक्ष पद से हटाया जाए और दूसरा जो उनके ऊपर यौन शोषण को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं उसके लिए पुलिस को अधिकार दिए जाए कि पुलिस जो है वो FIR दर्ज करे। मगर अभी तक जो पुलिस की तरफ से FIR दर्ज नहीं की गई है उसको लेकर पहलवान जो है वो लगातार अड़े हुए हैं और उनकी तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि FIR दर्ज नहीं की जा रही है। केंद्र सरकार दो तरफा जो रुख है वो अपना रही है क्योंकि महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं घटती है तो आने वाले समय के अंदर भी कहीं ना कहीं खेल को लेकर अगर महिला के साथ इस तरीके के यौन शोषण होते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो स्पष्ट नहीं है। दूसरा यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही स्पष्ट हो पाएगा कि ब्रिजभूषण के खिलाफ FIR होगी या नहीं होगी। मगर अनुमान यही जताया जा रहा है कि आज कोर्ट की तरफ से आदेश दिए जा सकते हैं ब्रिजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज कराने को लेकर। जी राजीव, वही बात कर लें, समर्थन को लेकर अगर बात कर लें तो कौन कौन पहुंच रहा है जंतर मंतर में? खाप पंचायत है, कांग्रेस और इसके अलावा कौन अन्य दल जो है पहलवानों के समर्थन में उतरती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, यहाँ पर वाले की बात करें दिल्ली के जंतर मंतर की तो दिल्ली जंतर मंतर पर इस टाइम जो पहलवान है वो मौजूद है। लगातार कहीं ना कहीं खाना पीने की बात करें या फिर सोने की बात करें तो रात को भी कहीं ना कहीं पहलवान जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर ही रुकते हैं। मगर यहाँ पर बात करें उनके समर्थन की तो उनके समर्थन के अंदर खाप पंचायत के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लगातार आवाज उठा रहे हैं। सरकार जो है वो कहीं ना कहीं पहलवानों के बारे में नहीं सोच रही है और ये देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान है और इन्होंने जिस तरीके से देश का नाम रोशन किया है उनके बारे में कहीं ना कहीं सरकार को इनकी बातें सुननी चाहिए और जिसके लिए वो शिकायत कर रहे हैं उसके लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो कैसे कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर राष्ट्रीय लोकदल की बात करें, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं समर्थन जो है वो कैसे पहलवानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है और सभी कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि जिस तरीके से यौन शोषण को लेकर महिला जो पहलवान है वो दिल्ली के जंतर मंतर में बैठी हुई था उनकी आवाज जो है वो सरकार के कानों तक पहुंचे। दूसरा जिसका नाम से वो कहीं ना कहीं शिकायत चाहते हैं उसके लिए FIR दर्ज करानी चाहिए। मगर FIR दर्ज क्यों नहीं की गई है ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप किसी भी थाने के अंदर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और FIR दर्ज करा सकते हैं, मगर अभी तक शिकायत जरूर दी जा चुकी है दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने के अंदर, मगर अभी तक FIR जो है वो लॉन्च नहीं की गई है। यानी कि शिकायत देना सिर्फ एक अलग तरीका होता है जिसके अंदर शिकायत करता अपनी सिर्फ शिकायत दे सकता है, मगर जब पुलिस के आधार पर अगर उसकी शिकायत जो है वो रजिस्टर्ड कर ली जाती है यानी कि FIR दर्ज कर ली जाती है तो कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। मगर अभी भी दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार यही कोशिश कर रही है कि हर पहलू को जांच कर ही वो कहीं ना कहीं FIR दर्ज करना चाहते हैं। मगर अब देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा वो किसके फेवर में होगा, या ब्रिजभूषण के फेवर में होगा या फिर कहे पहलवानों के फेवर में होगा। मगर आसार यही लग रहे हैं कि पहलवानों के फेवर में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कदम उठा सकता है और ब्रिजभूषण के खिलाफ जो है FIR दर्ज करने के लिए पुलिस को आदेश दिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल राजीव, वही बात कर लें, जिस तरीके से FIR दर्ज नहीं हो रही, कहीं ना कहीं पुलिस भी सवालों के घेरे में खड़ी होती नजर आ रही है क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि आखिर पुलिस पर किसका दबाव है? देखिए, यहाँ पर बात करें पहलवानों की तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो FIR दर्ज नहीं करना चाहती है। दूसरा, यहाँ पर ब्रिजभूषण के खिलाफ जो कदम नहीं उठाए जा रहे हैं उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो दो तरफा रुख अपना रही है। पहलवान जिस तरीके से देश का नाम रोशन करते हैं तो उनका जो मेडल है वो कहीं ना कहीं देश का होता है। दूसरा, उनकी जो पहलवानों की परेशानियां हैं या यौन शोषण को लेकर जो आवाज उठाई जा रही है उसके लिए सरकार सुनना नहीं चाहती है, ये जरूर पहलवानों की तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं शिकायत को लेकर FIR दर्ज करने की बात की गई तो अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं की गई है इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर ही जिम्मेवारी डाली जा रही है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि ब्रिजभूषण के खिलाफ जो है वो कोई भी FIR दर्ज हो। मगर यहाँ पर जिस तरीके से ब्रिजभूषण के खिलाफ ये भी कहा जा रहा है कि यौन शोषण जो है महिलाओं का किया जाता है और महिला पहलवान जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर बैठी हुई है और उनकी तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि वो जब तक नहीं हटेंगी, जब तक ब्रिजभूषण को हटाया नहीं जाता है और दूसरा उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जाती है। मगर आज सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दे देता है और कहीं ना कहीं ये पहलवानों के हक में फैसला आता है तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं मजबूरन कहीं ना कहीं पुलिस को ब्रिजभूषण के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करनी होगी और FIR दर्ज हो जाती है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर ब्रिजभूषण की बनती हुई नजर आएंगी। जी
राजीव, अब सवाल ये खड़ा उठता है कि क्या हरियाणा सरकार के किसी भी मंत्री ने खिलाड़ी से संपर्क करने की कोशिश की है? हरियाणा सरकार की तरफ से कोई संपर्क साधने की कोशिश खिलाड़ियों के साथ की गई है? देखिए, यहाँ पर बात करें हरियाणा सरकार की, तो हरियाणा सरकार की तरफ से अभी तक पहलवानों के लिए कोई बड़ा कदम जो है वो नहीं उठता नजर आ रहा। दूसरा, यहाँ पर जो पूर्व सीएम थे यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो जरूर कहीं ना कहीं पहलवानों के साथ खड़े होते हुए नजर आए। दिल्ली के जंतर मंतर भी पहुंचे, यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि वो उनके साथ है। तेजिंदर चौधरी की बात करें तो उनकी तरफ से भी बिल्कुल कहा जा रहा है कि जो सरकार है उनके पहलवानों के बारे में सोचे, और पहलवान जो है देश का नाम रोशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी परेशानी भी जो है वो देश की है। तो उसी को लेकर जो एफआईआर दर्ज करने की बात की जा रही है, मगर एफआईआर जो है वो अभी तक नहीं की गई है। मगर यहाँ पर बात करें पुलिस की तरफ से जो वकील खड़े किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट चाहती है, कोर्ट अगर आदेश देती है, तो कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस जो है वो तैयार है। मगर अगर कोर्ट के आदेश के बाद ही अगर पुलिस को एक्शन करना है, पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी है, तो उससे पहले की जो प्रक्रिया है वो क्यों नहीं अपनाई गई है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। और दूसरा, जब महिला खुद यौन शोषण को लेकर आवाज उठा रही है और शिकायत दर्ज करने के लिए बार बार पुलिस से गुहार की जा रही है, तो पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार पहलवानों की तरफ से भी कहा जा रहा है, और जो उनके समर्थनकारी है, जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से हो या फिर अलग क्षेत्र से हो, लगातार सभी यही कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि उनकी जो कुर्सी है वो बची रहे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बृजभूषण को लेकर अभी तक जो दुविधा बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं आज सुलझती हुई नजर आएगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि एफआईआर होगी या नहीं होगी। जी राजीव, अब जो है विपक्षी पार्टियों को भी एक अच्छा मुद्दा मिल गया है राजनीति करने के लिए, और बीजेपी को कहीं ना कहीं इससे घिरती हुई भी विपक्षी पार्टियां नजर आ रही हैं। पहलवानों का समर्थन विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। कितना नुकसान कह सकते हैं बीजेपी को यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि बार बार जो है सरकार से एक ही गुहार लगाई जा रही है कि हमारी बातें सुनिए, हमारी मांगों को सुनिए। यौन उत्पीड़न की जो आरोप जो है लगाए जा रहे हैं, और जिस तरीके से पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरती हुई जो है यहाँ पर सरकार को घेरते हुए यहाँ पर पहलवान भी नजर आ रहे हैं, और विपक्षी पार्टियों के पास भी एक अच्छा खासा मुद्दा जो है विपक्षी पार्टियों के पास आ गया है। अब बात अगर नुकसान की कर ली जाए, तो बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है इन सबका? देखिए, यहाँ पर बात करें, सरकार को बिल्कुल नुकसान झेलना पड़ सकता है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पहलवान चाहते हैं कि बृजभूषण के ऊपर कार्रवाई, और केंद्र सरकार ने पहले भी 3 महीने पहले भी कहीं ना कहीं इनको आश्वासन दिया था, कमेटी बनाने की बात की गई थी, कमेटी में पहलवानों को शामिल भी किया गया था। मगर कमेटी के आधार पर अभी तक जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए या फिर कहे जो एक्शन होना चाहिए, वो अभी तक नहीं अपनाया गया, जिसकी वजह से मजबूरन कहीं ना कहीं 3 महीने बाद जो है यहाँ पर पहलवान जो है दिल्ली के जंतर मंतर में बैठे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आप कहा जा रहा है कि सरकार की मुश्किलें बिल्कुल बन सकती हैं, क्योंकि अगर सरकार पहलवानों के बारे में नहीं सोचती है, तो पूरा विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं पहलवानों के साथ हो चुका है, और लगातार आवाज उठाई जा रही है, और रोज कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में, चाहे वो खप पंचायत के नेता हो या फिर कहे खप पंचायत के लोग हो या फिर कहे विपक्षी पार्टियों के नेता हो, सभी कहीं ना कहीं अपना समर्थन दे रहे हैं। और लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो दो तरफा रुख अपना रही है, जिसकी वजह से 2024 के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती है। मगर यहाँ पर बात करें, अगर मुश्किलें झेलनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं जो परेशानियां जो है वो भाजपा की बिल्कुल बनती नजर आएगी। मगर यहाँ पर पहलवानों को समर्थन कहीं जिस तरीके से विपक्ष को मिल रहा है, उससे देखने को तो मिल रहा है कि राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं हलचल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर भाजपा को जनता की तरफ से नुकसान हो सकता है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं अब पहलवानों के बारे में बार बार बात करने की कोशिश कर रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। जांच करना बिल्कुल अलग चीज है, और एफआईआर दर्ज करना बिल्कुल अलग चीज है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होती है तो कहीं ना कहीं जांच करनी पड़ेगी। मगर अभी तक जांच जो है वो बिल्कुल भी नहीं की गई है। सिर्फ पुलिस भी यही चाहती है कि हर पहलू को गौर कर ही एफआईआर दर्ज की जाए। मगर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन जो है पहलवानों को फेवर में नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पहलवान जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। और आज देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कौन सा जो फैसला है वो पहलवानों के पक्ष में आ सकता है या फिर बृजभूषण के पक्ष में आ सकता है। इस पर कहीं ना कहीं सबकी निगाहें बनी रहेगी, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी। जी चलिए राजीव, एक आखिरी सवाल और, कि अभी सोचने वाली बात है
कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हम आम जनता की सुरक्षा की बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इतने बड़े लेवल पर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिन्हें इतनी सिक्योरिटी होती है, हर चीज की सुविधा होती है, लेकिन उनके अंदर अगर चीजों को झांक कर देखा जाए वही सुरक्षित नजर नहीं आते, तो फिर आम जनता की हम कैसे बात करें कि वो सुरक्षित हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से महिलाओं की बात करें, चाहे वो खिलाड़ी महिला हो या फिर घरेलू महिला हो या फिर कामकाजी वाली महिला हो, तो जब अगर वो शिकायत करती है किसी के ऊपर कि यौन शोषण उनके साथ किया गया है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है, ये सबको पता है। दूसरा, यहाँ पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है, मगर यहाँ पर पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं ढीला रवैया अपना रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पहलवान जो है मजबूरन दोबारा से प्रदर्शन पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, अगर कोई भी महिला किसी भी के ऊपर भी आरोप लगाती है तो पुलिस का पहला फर्ज बनता है कि उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। मगर यहाँ पर ना तो पुलिस की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई की गई है, मगर सिर्फ शिकायत जरूर ली गई है कि पहलवानों की तरफ से, मगर पहलवान चाहते हैं कि अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उनकी जो एफआईआर है उसके अंदर पुलिस जो है वो जांच करे और दोषी जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मगर अभी तक पुलिस की तरफ से ना तो एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी वजह से मजबूरन कहीं ना कहीं दोबारा से पहलवान जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर बैठे हैं। अगर इसी तरीके का प्रदर्शन और लोग भी करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी बिल्कुल लाजमी है और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आएगी। और यही चीज जनता भी पूछना चाहती है सरकार से कि जब महिलाओं के साथ, वो भी खिलाड़ी महिलाओं के साथ इस तरीके के यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, तो फिर आम व्यक्ति की कोई भी विषाद नहीं है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी के लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली के दौरान खीरी मार्ग पर लोगों की आवाजाही होगी और इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने 4 घंटे तक रोडवेज बसों का संचालन LRP चौराहे से कराने का निर्णय लिया है। निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शुक्रवार को जनसभा करेंगे। सूचना आते ही जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया था। हालांकि रैली को लेकर रोडवेज अधिकारियों समेत प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इसकी वजह से रैली और रोडवेज बस अड्डे का रास्ता एक होना है। बसों का आवागमन जारी रहने से अधिकारियों को जाम का डर सताने लगा है। इसीलिए रोडवेज बसों का संचालन 4 घंटे के लिए LRP एवं राजापुर चौराहे से होगा। TSI ने बुधवार को ARM से मुलाकात कर समस्या के निराकरण को लेकर वार्ता की और इस पर ARS ने बसों का संचालन राजापुरा एवं LRP से कराने का निर्णय लिया है। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सीएम योगी लखीमपुर, सीतापुर और गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, चुनावी जनसभाओं की जानकारी निकाय चुनाव की होने के बाद चाहे लगातार उत्तर है और वो लगातार कहीं ना कहीं वो चुनावी दौरे और जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और गोरखपुर समेत सीतापुर समेत कहा सकता है कि कई जो जिले हैं वहाँ पर जाने का काम करेंगे और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहीं ना कहीं वोट मांगने का काम करेंगे और तमाम कहा सकता है कि जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के वो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम ये कहता है कि उसको देखते हुए तैयारी कर दी गई है और उत्तर प्रदेश की उन तैयारी देखते हुए बाकी जाने का काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम प्रदेश अध्यक्ष समेत वो कई साफ तौर पर चुनाव प्रचार करे वही के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदारी दी और वो और दो जिले ऐसे हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
तो आपको बता दें कि यूपी के लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी लखीमपुर, सीतापुर और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि रैली के दौरान खीरी मार्ग पर लोगों की आवाजाही होगी। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने 4 घंटे तक रोडवेज बसों का संचालन LRP चौराहे से कराने का निर्णय लिया है। निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शुक्रवार को जनसभा करेंगे। सूचना आते ही जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। हालांकि रैली को लेकर रोडवेज अधिकारियों समेत प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इसको लेकर रैली और रोडवेज बस अड्डे का रास्ता एक होना है। बसों का आवागमन जारी रहने से अधिकारियों को जाम का डर सता रहा है, इसलिए रोडवेज बसों का संचालन 4 घंटे के लिए LRP और राजापुर चौराहे से होगा। TSI ने बुधवार को ARM से मुलाकात कर समस्या का निराकरण को लेकर बात की है और इस पर ARM ने बसों का संचालन राजापुरा और LRP से कराने का निर्णय लिया है। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जो है सभी जिलों में जा रहे हैं और वहां चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर, सीतापुर और गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और किस तरीके से जनता को रिझाना है वो काम यहाँ पर आज उनकी तरफ से किया जाएगा। और इससे पहले की अगर बात कर ली जाए तो कल कल गाजियाबाद, मथुरा और आगरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहे थे, जहाँ पर उन्होंने चुनावी जनसभा की थी। और ऐसे में अब जो है लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम जो हैं प्रस्तावित हो रहे हैं और ऐसे में लगातार वो जिलों का दौरा कर रहे हैं और जनता को रिझाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। नगर निकाय के चुनाव हैं, ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि कोई भी कमी छूटे और लगातार पूरी जोरों शोरों से बीजेपी तैयारियों में लगी हुई है। और ऐसे में ही आपको बता दें लखीमपुर, सीतापुर और खीरा। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, अगर हम कल की ही बात कर ले तो कल गाजियाबाद और मथुरा, आगरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो थे रहे थे और ऐसे में अगर फीडबैक की बात कर ली जाए तो किस प्रकार का फीडबैक देखने को मिला? कितनी जनसंख्या उमड़ी उनके जो सभा उन लोगों सीएम योगी आदित्यनाथ की जो आयोजित की गई थी उसमें कितनी जनसंख्या जो है देखने को मिली? लोग कितनी बड़ी मात्रा में वहां पर पहुंचे? कैसा फीडबैक देखने को मिला कल की जनसभाओं का? देखिए निशा, जहाँ भी सब देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं क्योंकि जनता ने उनको सराहनीय कार्यों के चलते उनको दोबारा मौका दिया है और जाहिर सी बात है जहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं तो ये कहा सकता है आपको मुखने का जनसभा उभरती है और कहीं न कहीं कार्यकर्ता समेत जो जनता है वो कहीं न कहीं उनके ओजस्वी जो भाषण है उसको सुनने के लिए जरूर आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गिनती होती है और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की मुखिया होने के नाते सभी उत्तर प्रदेशी नागरिक हैं वो उनको सुनते मोदी हैदराबाद में काफी जनसभा उमड़ता है और उत्तर प्रदेश आगे ले जाने का काम करेंगे और कहा सकता है कि आज सीतापुर में जाने का लगभग 10:30 बजे वो जाएंगे मेला मैदान में सीतापुर जाने का काम करेंगे। वहीं लगभग 2 घंटे वहां रहने के बाद लगभग 12 बजे के आसपास वो लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज है जहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है पूरी कर लिए गए हैं और 12 बजे के वहां पर शुरू होगी जिसके बाद लगभग 2 बजे वो परेड ग्राउंड बलरामपुर जाएंगे और बलरामपुर में भी जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। साथ ही साथ वहाँ गोरखपुर में चिकित्सक सम्मेलन है 3:55 तक चिकित्सक सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के क्लब सिविल लाइन्स में रखा गया है जहाँ पर वो चिकित्सक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और ये कहा जाता है कि तमाम बातों पर वहाँ चिकित्सकों से बातचीत होगी और वहाँ सम्मेलन में लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे तो 10 से 25 मिनट पे वो जनसभा संबोधित करेंगे। सीतापुर में है क्योंकि उनका गढ़ भी है और उनका संसदीय क्षेत्र भी है और जाहिर सी बात है कि वो मंदिर में महंत भी है तो जाहिर सी बात है महंत को देखते हुए जूनियर हाई स्कूल राप्ती नगर में गोरखपुर उसको कहीं ना कहीं समर्थन देने का काम करेंगे और जनता से अपील करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी हैं, जो जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, जो जिला अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, उनको कहीं ना कहीं वोट देकर जिताने का काम करे। तो आज 4 जिलों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और कहीं ना कहीं सभी जगह जनसभा से लेकर चिकित्सक सम्मेलन रखा गया है, उन सभी सम्मेलन में हिस्सा लेने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।
चलिए जितेंद्र, ये तो हुई बीजेपी की बात। अगर बात अन्य पार्टियों की कर लें, क्या स्थिति बनी हुई है अन्य पार्टियों की, कैसी तैयारियां चल रही हैं और चुनावी माहौल की अगर बात कर लें, किस तरफ दिखाई दे रहा है? कहा कि प्रत्याशी तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब जो तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो, बसपा हो, वो कहीं ना कहीं जो दिग्गज कहा जा सकते हैं इन सभी पार्टियों की, वो दिग्गज मैदान में नहीं है। दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दावों पर खड़े करने का काम कोई भी पार्टी के बड़े नेता ये कहा सकता है कि बड़े नेता कोई बड़ी पार्टी का वो मैदान में नहीं आ रहा है, समर्थन में नहीं आ रहा है। ये माना जा रहा है कि अगली सरब जनसभा में है, क्योंकि आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने काम किया, लेकिन पार्टी की जो बड़े नेता है अरविंद सिंह गोप समेत जो तमाम नेता समाजवादी पार्टी के, वो और भी तो वो कहीं ना कहीं सामने नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती निकाय चुनाव से दूरी बनाए हुए हैं, उनके नेता भी दूरी बनाए हुए हैं, और विकास है कि कांग्रेस दावे करेंगे। कांग्रेस दावे करने के बावजूद जो कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो कार्यकर्ता नेता हैं, वो कहीं भी चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सबको रूबरू कराते। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आज लुधियाना के सर्किट हाउस में होगी बैठक। आज 11 बजे पंजाब कैबिनेट की बैठक होगी, कई विषयों पर होगी चर्चा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर आज लुधियाना के सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया है आज 11 बजे। आपको बता दें कि लुधियाना के सर्किट हाउस में ठीक 11 बजे पंजाब कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी के साथ कई विषयों पर आज चर्चा हो सकती है, कई अहम मुद्दों पर आज मुहर लग सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी, आज लुधियाना के सर्किट हाउस में बैठक होगी। लुधियाना के सर्किट हाउस में सुबह 11 बजे पंजाब कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी और इसी के साथ आपको बता दें कि कई विषयों पर आज चर्चा हो सकती है, कई विषयों पर आज मुहर लग सकती है और इसी के साथ 11 बजे पंजाब कैबिनेट की बैठक आज लुधियाना सर्किट हाउस में होने जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आज लुधियाना के सर्किट हाउस में जो है पंजाब कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, एक बार कैबिनेट बैठक को लेकर पूरी जानकारी। बता दें कि आज जो है पंजाब मंत्रिमंडल की जो है बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री की अगुवाई में जो है मंत्री हैं वो बैठेंगे और कहीं न कहीं फैसले जो है वो लिए जाने की संभावना है। हालांकि अगर बात की जाए तो ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लगा हुआ है, जिसके जरिए कोई भी जो है निर्णय पर मोहर नहीं आज लगती हुई नजर आएगी, क्योंकि जलंधर में उपचुनाव है। उपचुनाव से पहले जो है कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया गया है। इसके चलते कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया जाएगा जो कि सरकार जो है दिक्कतों में आए। हालांकि ये बैठक की बात करें, ये बैठक पहले चंडीगढ़ में सिविल सेक्रेटरिएट में होनी थी, और कहीं ना कहीं जो सारे मंत्री या विधायकों की बात कर ले और मुख्यमंत्री खुद की बात करें तो मुख्यमंत्री खुद भी जो है कल जलंधर में थे, जिसके चलते ये बैठक जो है लुधियाना के सर्किट हाउस में रखी गई है, ताकि जो लंबी दूरी ना तय करनी पड़े, करीब ही जो है ये मीटिंग जो है की जाए। हालांकि जो जलंधर चुनाव को लेकर, जलंधर उपचुनाव को लेकर जो है बातचीत यहाँ पर हो सकती है, कैसे की आगे की रणनीति रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो है तकड़ा जो है मुकाबला वो देखा जा रहा है, जिसके चलते निर्णय जो लिया जा सकता है कि आगे की कैसी रणनीति तय करनी है। हालांकि किसी भी तरह की मोहर जो है वो फैसले पर नहीं लगती हुई नजर आएगी, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। जी चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में आउटसोर्स पर कर्मचारियों की भर्ती करने वाली करीब 110 कंपनियां संदेह के घेरे में आ गई हैं। विजिलेंस ने इसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। ये कंपनियां बीते कई सालों से प्रदेश सरकार से करोड़ों रुपए का कमीशन वसूल रही हैं।
लोगों ने भी विजिलेंस को इसकी शिकायत कर रखी है। विधानसभा में भी आउटसोर्स पर कर्मचारियों को रखने वाली एक कंपनी का मामला उठा था। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी इस कंपनी के खिलाफ जांच करने की बात कही है। इसी कड़ी में विजिलेंस ने कंपनियों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में आउटसोर्स पर कर्मचारियों को भर्ती कराने वाली कंपनियों का रिकॉर्ड मांगा गया था। निगमों और बोर्डों में आउटसोर्स पर कर्मचारियों को भर्ती करने वाली करीब 110 कंपनियां संदेह के घेरे में आ गई हैं। विजिलेंस ने इनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। ये कंपनियां बीते कई सालों से प्रदेश सरकार से करोड़ों रुपए का कमीशन वसूल रही हैं। लोगों ने भी विजिलेंस से इसकी शिकायत कर रखी है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस वक्त हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में आउटसोर्स पर कर्मचारियों की भर्ती कराने वाली 110 कंपनियां इस वक्त संदेह के घेरे में आ गई है। जी बिल्कुल, 125 यहाँ पे अगर आपको बताएं कि 125 कंपनियां हिमाचल में की जिनके जरिए विभिन्न जो सरकारी विभाग है, निगम है, बोर्ड है, विश्वविद्यालय है, वहाँ पे 27,633 कर्मचारियों को भर्ती किया गया था और उनकी सेवाएं वो विभाग ले रहे थे। तो आरोप है कि जो फर्जी कंपनियां हैं उसमें जो राजनीतिक प्रश्न उसके कारण नहीं कर सकती थी और ये जो कंपनियां हैं कई साल से ये कमीशन लेती हैं और अब जो है नई सरकार आई है उसने जो शिकंजा कस किया है वो उसका मानना है कि जो पिछली सरकार थी उनके कार्यकाल में लगभग 40 करोड़ सिर्फ एक ही कंपनी, एक ही जो विभिन्न विभागों में भर्ती कर रही थी कंपनी, उसको सरकार ने दिए हैं। तो ऐसे में अब ये जो विजिलेंस की जांच है वो दिखाई गई और विजिलेंस की जब जांच दिखाई गई थी तो 125 कंपनियों से रिकॉर्ड तलब किया गया था, उनसे रिकॉर्ड मांगा गया था, लेकिन महज 15 कंपनियों ने ये रिकॉर्ड अपना जो सही रिकॉर्ड है वो पेश कर पाई थी और जो 110 कंपनियां हैं वो कुछ भी नहीं दे पाई। तो ऐसे में जो संदेह का जो ये संदेह है सरकार को कि ये जो कंपनियां हैं 110 ये कई तो इनमें से ऐसी बताई जा रही हैं जो चल ही नहीं रही है, केवल कागजों पर ये कंपनियां हैं और पैसा ये सरकार से पूरा ले रही हैं। तो ऐसे में अब सरकार चाह रही है कि जो अनियमितताएं अभी तक हुई है और इनके जरिए जो कर्मचारी लगाए गए हैं उनका जो शोषण हो रहा है, क्योंकि ये भी मामला सामने आया था कि जो एक वेतनमान रखा गया है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए उसको उनको नहीं मिल पाता है। कमीशन तो कंपनियां काटती है लेकिन उसके बावजूद काफी जो कम रकम है वो जो कर्मचारी उन तक है। ऐसे में विजिलेंस की जांच दिखाई गई है और सभी विभागों से ये जो सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। 110 कंपनियां हैं उनको विजिलेंस ने जो है वो अब विजिलेंस उनकी जांच करेगी कि ये जो 110 कंपनियां हैं इनके जरिए कहाँ कहाँ के जो कर्मचारी लगे हैं और बिल्कुल उनका जो रिकॉर्ड है वो अब खंगाला जा रहा है। जी टीना जी, वहीं बात कर लें, विजिलेंस की कंपनियों ने इन कंपनियों का रिकॉर्ड खंगालना विजिलेंस की टीम ने शुरू कर दिया है। ऐसे में जांच में अभी तक क्या क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, सबसे पहले तो यही था कि जो इसको सरकार को ये संदेह हुआ था कि ये जो कंपनीज हैं इनमें से कई फ्रॉड हैं और ये केवल राजनीतिक प्रश्न के बल पर यहाँ तक पहुंची हैं और ये केवल ये बिना सांठगांठ के जो कंपनी ये पनप नहीं सकती है। तो ऐसे में इनका जो जीएसटी नंबर में जो तमाम जो पहलू थे उनकी जांच की जा रही थी। तो और उन जो कंपनियां हैं लगभग 125 जो ये कंपनियां थी इनसे सबसे रिकॉर्ड तलब किया गया था, मांगा गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि केवल 15 कंपनियां ही अपना रिकॉर्ड जमा करवा पाई और 110 कंपनियां जो अभी तक ना उन्होंने रिकॉर्ड दिया है, ना उनके पास जीएसटी नंबर है, ना अभी तक जो एक जो भर्ती जो कर्मचारी भर्ती के जैसे उनका जो रिकॉर्ड प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है वो भी वो कंपनियां अभी तक जमा नहीं कर पाई है। तो ऐसे में जो विजिलेंस है अब जो कदम दर कदम है आगे अपनी जांच बढ़ा रहा है, क्योंकि सरकार पहले कह चुकी है। सरकार का अगर हम बोले कि सरकार ये जो सत्ता में नहीं थी कांग्रेस तब भी तमाम तरह के आरोप लगा रही थी कि एक कंपनी के साथ मिलकर जो सरकार है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, केवल एक कंपनी को 40 करोड़ दे देंगे। और ये बात जो है विधानसभा में नेता जो उप मुख्यमंत्री है मुकेश अग्निहोत्री उन्होंने बार बार कहा कि पीडब्ल्यू विभाग है और उनका जो हाईटेक डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो भर्ती किए गए थे कर्मचारी
वो केवल जो एक जो राजनीतिक संरक्षण है उसके बिना जो ये कंपनी है वो चल नहीं सकती। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इसमें जो भी संलिप्तता पाई जाएगी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो बाहर से वो अधिकारी शामिल हो, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सीधे तौर पर सरकार को तो एक घाटा है ही इसका, सरकार के साथ तो एक धोखाधड़ी है ही, लेकिन जो कर्मचारी जो भर्ती किए गए थे उनके करियर के साथ, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है, क्योंकि उनका अगर रिकॉर्ड नहीं दे पाएंगे और उनको उनका जो कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे में जाहिर तौर पर, क्योंकि सरकार ने आउटसोर्स जो कर्मचारी रखे गए थे विभिन्न भागों, उनको भी अब बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है, काफी जो कर्मचारी उनको बाहर निकाल दिया गया है। तो ऐसे में साफ तौर पर सरकार से कहना है कि कोई भी बैकडोर एंट्री को सरकार प्रोत्साहित नहीं करेगी, जिसके कारण जो है युवाओं को जो है जो हतोत्साहित होना पड़े, आक्रोशित होना पड़े। बिल्कुल ये जो आउटसोर्स कर्मचारी रखेंगे इन्हें धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और इनकी नियमित भर्ती के जरिए इनको द्वारा से जो है वो सेवाओं में लिया जाएगा। जी टीना जी, जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि इसमें अगर कोई भी शामिल हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि अगर राजनीतिक तौर पर भी अगर देखा जाए, उससे भी अगर संबंधित कोई व्यक्ति इसमें शामिल होता है तो उसे भी बख्शा नहीं जा सकता। तो ऐसे में 110 कंपनियों पर जिस तरीके से विजिलेंस की जांच चल रही है, ऐसे में कर्मचारियों पर तो गाज गिरेगी ही गिरेगी। और क्या लग रहा है कि कौन कौन इसके अंदर शामिल हो सकता है, किस किस पर गाज गिर सकती है? देखिए, जब विधानसभा में ये मुद्दा उठा था तो भी एक निश्चित तौर पर एक जो कंपनी है उसकी तरफ सभी ने इशारा किया था, खासतौर पे जो कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस के जो मंत्री थे, वो भाजपा कार्यकाल में जो एक आउटसोर्स कर्मचारी को जो भर्ती करने वाली कंपनी है वो उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया था, कहा था एक बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये साफ तौर पे एक इशारा उन्होंने किया था कि भाजपा के जो कार्यकाल में ये भर्तियां की गई थी, ये जो कंपनी को संरक्षण दिया गया था, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी धोखाधड़ी है और इसको पकड़ा जाएगा, इसकी जांच की जाएगी। और साफ तौर पे इशारा ये सरकार कर रही है कि अगर इसमें राजनीतिक संलिप्तता, यानी पिछली सरकार में किसी मंत्री की, किसी विधायक की, किसी भी तरह की जो संलिप्तता है उनकी पाई गई, तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर लोगों के साथ भी धोखाधड़ी है और सरकार के साथ भी है। तो इस मामले में अभी तक फिलहाल भी सीधे तौर पर तो क्योंकि विजिलेंस के जो लोग हैं वो कुछ भी जाहिर तौर पर बोलेंगे नहीं, लेकिन अभी जो जांच चल रही है उसमें साफ तौर पे जो एक कंपनी है उसको निशाना बनाया गया था। हालांकि अभी 110 ऐसी कंपनियां निकल आई हैं जो विभिन्न 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बहुत पिछले कई सालों से अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड है, उनके जो कागज है, जैसे जीएसटी नंबर है, कुछ और चीजें हैं, उनका जो ऑफिस है वो नहीं पाया जा रहा है। तो ऐसे में जो ये चीजें हैं, इनमें तो सिर्फ भाजपा सरकार के नहीं, उससे पहले के भी जो लोग हैं उनकी भी संलिप्तता हो सकती है। और ऐसे में निश्चित तौर पर अधिकारियों की तरफ इशारा है, पिछले कार्यकाल में मंत्री रहे लोगों की तरफ इशारा है, और सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि अगर ऐसा कोई भी संलिप्तता पाई जाती है तो उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि 40 करोड़ का ये मामला था, 40 करोड़ केवल एक कंपनी को दे दी गई थी। जी चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र में पिछले दिनों शिवसेना में उथल पुथल के बाद एक बार फिर राज्य में उसी पार्टी से अलग हुए विधायकों को लेकर शिंदे गुट की ओर से बड़ा दावा किया गया। एक इंटरव्यू में मंत्री उदय सामंत ने जो कहा उससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ सकता है। उन्होंने दावा किया है कि ठाकरे गुट के बाकी 13 विधायक भी अब सीएम शिंदे से संपर्क साध रहे हैं और शिंदे सरकार में मंत्री उदय सामंत ने भी ये कहा कि उद्धव ठाकरे गुट के अलावा एनसीपी और कांग्रेस के विधायक भी अब शिंदे गुट से संपर्क साध रहे हैं। और सामंत ने दावा किया है कि एनसीपी के 20 विधायक के अलावा कांग्रेस के कुछ नेता भी शिंदे गुट में शामिल होना चाहते हैं। और महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने एक इंटरव्यू के दौरान उस सवाल पर विपक्ष को निशाने पर लिया जिसमें ये पूछा गया कि क्या ये सच है कि खारघर कांड के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पद से हटाने की चर्चा चल रही है। सवाल के जवाब में सामंत ने विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। सामंत ने संजय राउत पर तंज कसते हुए कहा कि उनके आगे संसार में एक भी विद्वान नहीं बचा है, इसीलिए उनके बारे में बात करना उचित नहीं है। सबसे ज्यादा कॉमन सेंस राउत के पास है। अशा चर्चा भरपूर आहेत। उरलेले 13 देखील शिंदेसाहेबांच्या संपर्कात आहेत अशी देखील चर्चा आहे। राष्ट्रवादीचे 20 लोक शिंदेसाहेबांच्या संपर्कात आहेत ही देखील चर्चा आहे। काँग्रेसचे बडे नेते काल महाबळेश्वरला शिंदेसाहेबांना भेटले ही देखील चर्चा आहे। चर्चा भरपूर होऊ शकतात पण ते सत्यात उतर।
इस खबर में तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, एक ऐसा दावा जिसने अब महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मचाकर रख दी है, क्योंकि शिंदे सरकार के मंत्री उदय सामंत ने यह दावा किया है कि ठाकरे गुट में कुछ ठीक नहीं चल रहा और जो ठाकरे गुट के जो विधायक है, 13 विधायक हैं, वो शिंदे से इस वक्त संपर्क साध रहे हैं। ये बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक नेताओं के बयान आ रहा है, ऐसे में एक बार से फिर महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत का जो बयान आया है वह बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि उदय सामंत ने मीडिया से बातचीत करते हुए सीधे तौर पर यह कह दिया कि उद्योग गुट के 13 विधायक जो बाकी विधायक है वह भी एकनाथ शिंदे के साथ आना चाहते हैं और उनसे महाबलेश्वर में मुलाकात हुई। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के भी विधायकों पर चर्चा की, खासकर जिस तरह से एनसीपी कह रही है कि अजीत दादा पवार भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उनके भी मंत्रियों, उनके भी नेता विधायकों को उदय सामंत ने कहा कि वह एकनाथ शिंदे के संपर्क में है, महाबलेश्वर में उनकी भी मुलाकात हुई है। तो जाहिर तौर पर अगर यह दावा सही होता है तो बहुत बड़ा महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ सकता है। लेकिन ये बात यह भी इस मायने भी रखती है क्योंकि कांग्रेस के कल एक नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करना कोई बड़ी बात नहीं है और मुख्यमंत्री से मुलाकात का मतलब यह नहीं कि सियासी बदलाव के लिए मुलाकात हो। मुख्यमंत्री से मुलाकात का मतलब यह भी हो सकता है कि आप किसी काम से गए हो, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए गए हो। तो इस तरह का उदय सामंत का जो दावा है वो बेहद गलत है और कोई इसमें शक्ति ताकत नहीं है। सत्यप्रकाश, यहाँ पर केवल बात उद्धव गुट की नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर जो है दावा यह भी किया गया है कि एनसीपी के 20 विधायक और कांग्रेस के भी कुछ नेता जो है सीएम शिंदे से संपर्क साध रहे हैं। केवल ठाकरे गुट के विधायक जो है शिंदे से संपर्क नहीं साध रहे, बल्कि एनसीपी और कांग्रेस के भी जो है नेता इस वक्त सीएम शिंदे से जो है संपर्क साध रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये कोई नई बात नहीं है जब राजनेता इस तरह के बयानबाजी करते हैं और फिर बाद में विपक्ष जो है इस पर पलटवार करता है। संजय राउत पूरे दिन ये कहते रहते हैं कि एकनाथ शिंदे को उनका पद लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से खारघर में 13 लोगों की मौत गर्मी की वजह से हुई है उसमें महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही है। दूसरी तरफ उदय सामंत ये कहते हैं कि संजय राउत जैसा विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर कोई है तो सिर्फ संजय राउत है। इसके अलावा जिस तरह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में एक तरफ देवेंद्र फडणवीस के बैनर लगाए जाते हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को होना चाहिए था, दूसरी तरफ एनसीपी नेता अजीत दादा पवार के बैनर लगाए जाते हैं कि भावी मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार हो सकते हैं। आम जनमानस ये कहती है कि महाराष्ट्र में सरकार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से स्थितियां हैं वो बेहद नाजुक है। तो हर कोई अपना अपना जो है बयान दे रहा है, हर कोई अपना अपना इच्छा रखता है। हालांकि सरकार को लेकर जिस तरह से लगातार शरद दादा पवार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस अटकलों को विराम दिया जाए, क्योंकि लगातार लोग ये कहते रहे कि महाराष्ट्र में सरकार कभी भी गिर सकती है। अब सबका ध्यान कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर है जब सुप्रीम कोर्ट उन 16 विधायकों के निलंबन पर अपना आखिरी फैसला सुनाएगा। तो अगर ऐसा होता तो जाहिर तौर पर शायद उदय सामंत के जो भविष्यवाणी है यह भी सही हो सकती है। जी चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। कल पूरे विधि विधान से भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की विधिवत श्री गणेश शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यमुनोत्री, गंगोत्री और बाबा केदार धाम के कपाट पहले ही खोले जा चुके हैं। चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज होते ही उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार लगातार चारों धामों की स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े अधिकारियों से अपडेट लेने के साथ जरूरी निर्देश दे रहे हैं और चारधाम यात्रियों की सुविधा को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार 9 भाषाओं में यात्रा की नई एसओपी जारी की है। मातृभाषा हिंदी के साथ ही तमिल, उड़िया, कन्नड़, मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती और अंग्रेजी में यह एसओपी जारी की गई है। और एसओपी जारी होते ही मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि हिंदी साहित्य की कुल 9 भाषाओं में एसओपी जारी की गई है। लोकल लैंग्वेज में एसओपी जारी होने से यात्रियों को सुविधा होगी और चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्री पूरी एसओपी का अध्ययन करने के साथ पूरी तैयारी के साथ यात्रा में आएंगे। स्वास्थ्य सचिव ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि पूरी तैयारियों के साथ यात्रा पर आएं,
यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए अपने शरीर को यात्रा के वातावरण अनुकूल बनाएं। जब आपका शरीर वातावरण के अनुकूल हो जाए तभी आप यात्रा शुरू करें। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर नजदीकी चिकित्सा इकाई से संपर्क करें। देखिए, चार धाम यात्रा पूरे देश में जितने भी हमारे पिलग्रिम्स हैं, यात्रीगण हैं, पूरे देश से आते हैं। और कभी कभार ये देखने को मिला है कि जो भी हम गाइडलाइंस जारी करते हैं, हेल्थ रिलेटेड एसओपीज जारी करते हैं, कभी कभार इंफॉर्मेशन का अभाव रहता है क्योंकि वो उनके लोकल लैंग्वेज में नहीं रहता। तो इसी के मद्देनजर इस बार हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये पहल की है कि अभी फिलहाल हम लोग 7 लैंग्वेजेस में एसओपीज हम लोग जारी कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि हिंदी और इंग्लिश में हम लोगों ने ऑलरेडी एसओपीज जारी कर दिए। इसके अलावा अभी 7 और भाषा जैसे बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और एक और भाषाओं में भी हम लोग अभी जारी कर रहे हैं एसओपीज। इससे ये फायदा होगा कि यात्री अपने लोकल लैंग्वेजेस में एसओपी का भली भांति अध्ययन कर पाएगा। और जो हेल्थ डिपार्टमेंट बार बार स्ट्रेस करता है कि यात्रा अंडरटेक करने से पहले अपने आप को प्रॉपरली एक्लेमेटाइज कर लें, अपने आप को प्रॉपरली चेक कर लें, स्क्रीन कर लें। 55 ईयर्स एंड अबव के जो यात्रीगण हैं अपने आप को कंपलसरी स्क्रीन कर लें, और जिनको पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है वो भी अपने आप को कंपलसरी स्क्रीन कर लें। इस प्रकार के जो गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं, ये आम जनमानस तक, यात्री तक सुलभ तरीके से पहुंच पाएगा। यही उद्देश्य है इस एसओपी के पीछे। खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का विधिवत श्री गणेश हो चुका है और इसी कड़ी में कितने श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। बिल्कुल, आपको बता दूं, चारधाम यात्रा अब सुचारू रूप से चल चुकी है। चारों धाम के कपाट अब खुल चुके हैं और जो यात्री हैं वो लगातार इन चारों धाम में भगवानों के दर्शन करने लगातार पहुंच रहे हैं। अभी तक करीब 20 लाख से ज्यादा यहाँ पर जो यात्री हैं उनका पंजीकरण हो चुका है और जो यात्री वो लगातार आ रहे हैं। और उसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार किसी प्रकार से कोई कमी इस यात्रा में नहीं छोड़ना चाहती है। यात्रियों को असुविधा ना हो उसको लेकर लगातार प्रयास कर रही है। इसीलिए इस बार पहली बार एक अनोखी पहल की गई है कि जो अलग अलग राज्यों से जो लोग आते हैं, जिनको दिक्कतें होती है उनकी भाषाओं में एसओपी जारी ना हो पाने के कारण उसकी भांति तो इस बार सभी 9 लैंग्वेजों में कहीं ना कहीं एसओपी जारी की गई है ताकि जो अन्य राज्य के जो लोग आए वो भली प्रकार से एसओपी पढ़ सके। और उस एसओपी में क्योंकि तमाम तरह के दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश का यहाँ पर पालन किया जाए। क्योंकि बात की जाए तो सभी चारों धाम जो धाम है वो समुद्र तल से करीब 2700 मीटर की ऊंचाई से अधिक पे है और वहाँ का जो वातावरण है वो किस प्रकार लोगों को दिक्कतें दे सकता है, किस प्रकार से उसमें सुधार करना चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, वो सभी एसओपी पे जानकारियां हैं। और उसी जानकारी को पढ़ करके यहाँ यात्री आए और पूरी तरीके से चारधाम यात्रा का लुत्फ उठा सके, उसको लेकर के सरकार की तरफ से ये पहल की गई है। और इसको देखते हुए अब लगातार क्योंकि एसओपी अब जब यहाँ पर 9 जो भाषा है उसकी जारी होने के बाद यात्री को कहीं ना कहीं सुविधा हो सकेगी और जो एसओपी के अंदर जो जरूरी निर्देश हैं उनको कहीं ना कहीं जानकारी हो पाएगी। और लगातार यात्रा की जो यहाँ पर तैयारी की जा रही है वो पूरी तरीके से यात्रियों को दिक्कतें ना हो, उसके लिए तमाम कदम यहाँ पर उठा रही है और पूरी तरीके से यात्रा सुचारू उसको लेकर के राज्य सरकार का ये लक्ष्य है कि यहाँ पर जो भी यात्री आए, क्योंकि पिछले साल जितने यात्री आए थे जैसा बताया जा रहा है कि इससे ज्यादा इस साल यहाँ पर यात्री आ सकते हैं। 20 लाख के करीब अभी तक पंजीकरण हो चुके हैं। पंजीकरण अभी हालांकि फिलहाल रुकवाए गए थे क्योंकि जो मौसम है वो लगातार खराब था, लेकिन 1-2 दिन के बाद से पंजीकरण पुनः शुरू हो जाएंगे तो यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने जा रही है और उसको लेकर के राज्य सरकार लगातार यहाँ यात्रियों को दिक्कत ना उसको लेकर प्रयास कर रही है। जी अमित, अब एक बार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी जानकारी, क्योंकि हेल्थ एटीएम खुलने के बाद भी स्वास्थ्य सुविधा अभी भी चुनौती बना हुआ है उत्तराखंड में। बिल्कुल, देखिए क्योंकि स्वास्थ्य की बात की जाए तो लगातार क्योंकि हर साल की बात यहाँ पर चारधाम यात्रा में लोगों को दिक्कतें होती हैं, कई घटनाएं यहाँ पर हो जाती हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर लगातार क्योंकि एसओपी के अंदर भी जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से यात्री जो आए तो यहाँ पर जो यहाँ पर वातावरण है चारधाम यात्रा का उसके हिसाब से अपने शरीर को ढालें, गर्म कपड़े यहाँ पर लेकर के आए और जो 50 साल से ऊपर के जो यात्री हैं वो किस प्रकार से यहाँ डॉक्टरों की सलाह लेकर के आए। उसके अलावा
जगह जगह यहाँ पर जो चारधाम यात्रा है उन रूटों पर चिकित्सा यहाँ पर डॉक्टर की उपलब्धता कराई गई है कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत अगर किसी यात्री को आती है तो उसको यहाँ पर तत्काल उपचार मिल सके। और साथ ही अगर किसी यात्री को कोई दिक्कत है तो वो कहीं ना कहीं पहले ही परामर्श लेके आए डॉक्टरों के साथ और जरूरी अपने साथ दवाई लेके आए और पूरी तरीके से चारधाम यात्रा में वो ढल सके उसको लेकर के वो तैयारी करके आए। ये भी एक एसपी में लिखा गया। साथ ही उत्तराखंड की तरफ से यहाँ पर जो लगातार चिकित्सा की जो यहाँ पर सुविधा है वो लगातार दी जा रही है। उत्तराखंड सरकार का यहाँ पर लक्ष्य है कि किसी प्रकार से यात्री को दिक्कत ना हो उसको लेकर लगातार हर कदम पर तैयारी कर रहे हैं। चिकित्सा सेवाओं की बात की जाए तो इस बार पिछले वर्ष की बात इस बार चिकित्सा सेवा ज्यादा दुरुस्त नजर इसलिए आती है क्योंकि चिकित्सा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी ने लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस बार ऐसी कोई दिक्कतें ना हो, इसलिए लगातार यहाँ पर उनके चेकअप किए जा रहे हैं यात्रियों के और किसी प्रकार से उनको कोई दिक्कत होती है तो उनको जरूरी निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं दवाइयाँ लगातार उपलब्ध की जा रही है। अमित, 22 अप्रैल से यात्रा शुरू हुई थी और आज जो है 28 अप्रैल हो चुकी है, कैसा फीडबैक देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं का? देखिए बिल्कुल, क्योंकि 22 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच की अगर बात करें तो यहाँ पर जो यात्री है वो हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और क्योंकि मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। चारधाम यात्रा के अंदर केदारनाथ में लगातार बर्फबारी हो रही है, बद्रीनाथ में भी यहाँ मौसम तो उतना साफ नहीं है, लोगों को हालांकि दिक्कतें हो रही है। कई पड़ाव यहाँ पर यात्रियों के लिए बनाए गए हैं। फीडबैक कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि यात्री जो पूरे जोश और उमंग के साथ यहाँ पर अपने आराध्य की यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं तो एक अलग ही उत्साह उनके अंदर है और उसको लेकर के यहाँ पर बिल्कुल अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई के अवसर पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग 1 लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 47.12 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में राशि का अंतरण करेंगे और आरंग और पाटन में श्रमिक सहायता केंद्र का शुभारंभ भी करेंगे। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किए जा रहे श्रम सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए श्रमिक हिस्सा लेंगे और इस सम्मेलन में श्रम विभाग द्वारा श्रमिक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों का सम्मान भी किया जाएगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के विकास में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप श्रमिक दिवस के दिन श्रम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने प्रदेश में बोरेबासी तिहार का भी आयोजन किया जा रहा है। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश तिवारी इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आज जो है श्रमिकों का सम्मान जो है किया जाएगा और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो पहुंचेंगे और राशि का जो है अंतरण भी जो उनके बैंक खातों में किया जाएगा। देखिए 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और रायपुर राजधानी में इसका एक बड़ा आयोजन भी किया जाता है। श्रम कल्याण के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं सुनील सन्नी अग्रवाल, वो खाता तैयारी करके रखे हुए हैं और अब की बार साइंस कॉलेज मैदान में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं शिरकत करेंगे, साथ ही साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता में डॉक्टर शिव डहरिया भी रहेंगे। इस मौके में मुख्यमंत्री लगभग 1 लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 47.12 लाख रुपए की जो राशि है डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में राशि का अंतरण भी करेंगे और आरंग और पाटन में श्रमिक सहायता केंद्र का शुभारंभ भी करेंगे। तो इससे एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से श्रमिकों को लेकर के एक त्योहार और जो किसान जो नेता होने का जो प्रारूप रूप से तैयार किया जा रहा था कि हम स्वयं किसान हैं और किसानों की एक भूमिका किस तरीके से निभाया जा सकता है और उनकी किस तरीके से मदद की जा सकती है, चाहे सरकारी पहलू हो चाहे अन्य पहलू हो, उनके अधिकार क्षेत्र किस तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती है, ये कांग्रेस शासनकाल में देखने को मिल रहा है। हाल ही में अगर बात की जाए तो अभी कुछ ही दिनों पहले ही कुछ ऐसे श्रमिक थे जो फैक्ट्री में काम करने के दौरान में हाथ कट गया था, जिसके वजह से उनके लालन पालन और तमाम उनके बच्चे लोगों को लेकर काफी परेशानी हुई थी। तो भेंट मुलाकात में उनको बड़ी सौगात भी मिली है, उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई तमाम ऐसे विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री ने घोषणा भी किया है।
तो कई ऐसे रूप है जिसमें श्रमिक दिवस को लेकर के ही तैयारी भी की जा रही है और श्रमिकों को मदद के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं सामने आते हैं। तो ये बड़ा उत्साहजनक भी रहेगा 1 मई के जो कार्यक्रम है वो। इसके अलावा कई ऐसे जो कार्यक्रम है जो निर्धारित तय के अनुसार किया गया है, तो एक बड़ा विकल्प के तौर पे और साथ ही साथ मजदूरों को सहायता के लिए 1 मई के जो दिवस है और मजदूर दिवस है उस दिन मनाया जाएगा। जी अखिलेश, वहीं बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए क्या क्या योजनाएं शुरू की गई हैं, कितनी योजनाएं उनके लिए शुरू की गई हैं, क्या क्या स्टेप्स जो हैं श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ में उठाए गए हैं? देखिए, श्रमिकों के लिए 14 से 15 ऐसे योजना है जो निश्चित तौर पर उनको लाभ पहुंचाने वाला रहता है। तो कन्या योजना से लेकर के जो मजदूर की बच्ची हैं उनके वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए एक तैयारी की जाती है। पढ़ाई लिखाई के लिए नोनी समीकरण योजना करके बनाया गया है। कई ऐसी योजना है जो बच्ची है, जो लड़की पैदा हो जाती है तो क्या है वो मानसिकता विक्षुब्ध मानसिकता के जो लोग हैं वो लगातार प्रताड़ित भी करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कन्याओं को पढ़ाने लिखाने और उनके लालन पालन के लिए एक योजना बनाया गया था। सुश्री सन्नी अग्रवाल के जो कर्मकार मंडल है, श्रम विभाग है, वो निश्चित तौर पे ये राशि का अंतरण करते हैं और निश्चित उनको लाभ पहुंचाया जाता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई ऐसे कार्य है जो किया जाता है, जैसे ई-रिक्शा वितरण किया जाता है तो उससे भी लाभ मिलता है और उसमें महिलाएं जब काम करती है तो उनका रोजाना का आवक भी होता है। इसके अलावा महिला स्व सहायता समूह जब कार्य करती है तो कई ऐसे जो मापदंड है और कई ऐसे वस्तु हैं जिसको बनाया जाता है जो खुले मार्केट में काफी महंगे तौर पे और अच्छे से बिकता है। सी-मार्ट का आयोजन किया गया है, जैसे उसमें महिला स्व सहायता समूह द्वारा अपनी व्यवस्थापन को लेकर के पापड़, बिजौरी, बड़ी और ऐसे तमाम अचार ऐसे बना करके उसमें बेचा जाता है। तो ऑर्गेनिक के रूप में भी वो काम किया जाता है। तमाम जो योजना है जो निश्चित तौर पे श्रम विभाग के द्वारा देश और मजदूरों के उत्थान के लिए काम किया जाता है। जी चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज। नमस्कार।